अक्सर ये मानते हैं कि इंटरनेट या आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही मानव सभ्यता को बदलने वाली सबसे बड़ी तकनीकें हैं। हाँ, आज के समय में तो यही लगता है। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज से हजारों साल पहले मिट्टी से निकले एक साधारण से धातु के टुकड़े ने इंसान की पूरी राजनीति को, मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया था। सच में, उस एक धातु ने ही टैक्स या कर जैसी व्यवस्था को जन्म दिया था। हाँ, और उसी की वजह से दुनिया के पहले बड़े साम्राज्यों की नींव रखी गई। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे सामने कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्रोत और दस्तावेज हैं जो भारत के इतिहास को एक कहानी की तरह हमारे सामने खोलते हैं। और ये कहानी बहुत गहरी है। बिल्कुल, ये स्रोत सामग्री हमें सिर्फ नीरस तारीखें नहीं बताती, बल्कि ये समझाती है कि आज हम जो हैं वो आखिर कैसे बने। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इतिहास को अक्सर एक बंद किताब या गुजरे हुए कल की मृत घटनाओं का एक संग्रह मान लिया जाता है। सही कहा। लेकिन इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच लगातार चलने वाला एक जीवंत संवाद है। एक जीवंत संवाद। सोचिए, बस एक पल के लिए गहराई से सोचिए। अगर किसी इंसान की याददाश्त अचानक चली जाए, हाँ, उसे पता ही ना हो कि वो कहाँ से आया है, उसने क्या संघर्ष किए हैं, तो क्या वो इंसान अपने भविष्य की कोई योजना बना सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तो पूरी तरह दिशाहीन हो जाएगा। ठीक यही बात हूबहू एक समाज पर भी लागू होती है। अगर हमें अपनी जड़ों का ही नहीं पता, तो हम आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? तो आज का हमारा लक्ष्य उन पन्नों को पलटना है जो ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाते हैं कि क्यों हुआ। और ये क्यों ही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इतिहास का असली काम घटनाओं के पीछे के कारणों को खोजना है। उदाहरण के लिए, जब हम सभ्यताओं की शुरुआत करते हैं तो हमारे स्रोतों में हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही विस्तृत जिक्र है। हाँ, हड़प्पा। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैं सच में हैरान रह गई। बिल्कुल, ये केवल एक पुराना शहर नहीं था। मतलब, जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान एक खानाबदोश और बेहद बुनियादी जीवन जी रहा था, तब हड़प्पा में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां शहर पूरी तरह ग्रिड सिस्टम पर बसे हुए थे। ग्रिड सिस्टम मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हाँ बिल्कुल, आधुनिक शहरों की तरह पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था, जिनका आकार और अनुपात हर जगह एक समान था। ये मानकीकरण, यानी जो ये स्टैंडर्डाइजेशन था, ये सच में चौंकाने वाला है। और इसी बात पर मुझे एक ऐतिहासिक विरोधाभास याद आता है। कौन सा? कुछ 100 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ आए तो उनका ये दावा था कि वो भारत को सभ्य बनाने आए हैं। हाँ, व्हाइट मैन्स बर्डन जिसे वे कहते थे। बिल्कुल, ये दावा तो कुछ ऐसा हो गया जैसे रास्ते चलता कोई व्यक्ति किसी बेहद अनुभवी इंजीनियर को गणित का पहाड़ा सिखाने की कोशिश करे। बहुत सही तुलना है ये। मतलब भारत तो हजारों साल पहले से ही एक अत्यधिक जटिल और उन्नत सभ्यता था, जिसके पास अपनी कवर्ड जल निकासी व्यवस्था थी और जो मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ व्यापार करता था। बिल्कुल, उस ब्रिटिश दावे की जमीनी सच्चाई हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज खुद ही खारिज कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। क्या अगर हड़प्पा सभ्यता इतनी ही उन्नत थी, अगर उनका इंजीनियरिंग और व्यापार इतना शानदार था, तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? वो पतन कैसे हुआ? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। मतलब, अगर वे इतने ही समझदार थे तो क्या वे खुद को बचा नहीं सकते थे? मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा बाहरी हमला हुआ होगा या कोई भयंकर महामारी आई होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई एक रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। अच्छा, तो असल कारण क्या था? असल कारण प्रकृति और व्यापार के बदलते हुए समीकरण थे। जलवायु में बदलाव हुआ, बारिश कम होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण, सरस्वती जैसी नदियां अपना रास्ता बदलने लगी या सूखने लगी। ओह, और पूरी सभ्यता तो नदियों के किनारे ही बसी थी। बिल्कुल, हड़प्पा की पूरी कृषि और उनका व्यापार नदियों पर निर्भर था। इसके अलावा जिन अंतर्राष्ट्रीय रास्तों से व्यापार करते थे वे ढहने लगे। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपकी इमारतें कितनी भी पक्की क्यों न हो, अगर आप बदलते हुए समय और प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते तो आप खत्म हो जाएंगे। अनुकूलन यानी अडैप्टेशन ही सभ्यता के जीवित रहने की इकलौती शर्त है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अत्यधिक नियोजित या हाइपर प्लान्ड होना भी कभी-कभी नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब सब कुछ एक सेट सिस्टम से चल रहा हो और अचानक सप्लाई चेन टूट जाए तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सही कहा। हड़प्पा की ईंटें भले ही बिखर गई हों, लेकिन इतिहास आगे बढ़ता रहा और ये हमें उस दौर में ले जाता है जहां सभ्यताएं सिर्फ ईंट और पत्थर के मकानों से नहीं बल्कि महान विचारों से बनने लगी। हाँ, विचार ही वो नींव है जो समय के झटकों को सह सकते हैं। हमारे स्रोतों में महान व्यक्तित्वों का जो विश्लेषण है वो ये साफ करता है कि भारत की असली ताकत हमेशा से उसकी वैचारिक गहराई रही है। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण ही ले लीजिए। बिल्कुल, चंद्रगुप्त की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। रुकिए, जब मैं स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य की कहानी पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी तुलना आ रही थी। कैसी तुलना? यह कहानी मुझे आज की सिलिकॉन वैली के किसी स्टार्टअप इंक्यूबेटर की याद दिलाती है। अरे वाह, ये एक बहुत ही अनोखा नजरिया है। आप इसे स्टार्टअप से कैसे जोड़ रही हैं? देखिए, आज कोई साधारण सा युवा एक छोटा सा आइडिया लेकर आता है, ठीक है? उसके पास कोई पैसा या बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता। हाँ बिल्कुल, आम इंसान। फिर उसे एक इंक्यूबेटर या कोई एंजल इन्वेस्टर मिलता है जो उसे सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि मेंटरशिप देता है, रणनीतियां सिखाता है और देखते देखते वो छोटा सा आइडिया एक विशाल मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाता है। मैं समझ रहा हूँ। चंद्रगुप्त भी तो एक ऐसा ही साधारण लड़का था और चाणक्य उस समय के सबसे महान मेंटर थे। चाणक्य ने अपने ज्ञान और अपनी रणनीति के जरिए एक आम इंसान को एक पूरे साम्राज्य में बदल दिया। आपकी ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र केवल एक किताब नहीं थी बल्कि राज्य चलाने का एक ऑपरेटिंग मैनुअल था। बिल्कुल, एक मैनुअल। उन्होंने ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिसने एक विशाल भूभाग को एक सूत्र में बांधा। लेकिन मौर्य साम्राज्य की ये कहानी केवल ताकत और सत्ता के विस्तार तक नहीं रुकती। हाँ, इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल, इसी वंश में आगे चलकर सम्राट अशोक आते हैं और वहां हमें मानव इतिहास का एक बहुत ही दुर्लभ क्षण देखने को मिलता है। कलिंग का युद्ध, जहां जीतने के बाद भी राजा ने अपनी तलवार हमेशा के लिए रख दी। ये तो बहुत अजीब बात है ना? ये अजीब लग सकता है, लेकिन अशोक का वो हृदय परिवर्तन एक व्यक्तिगत घटना मात्र नहीं थी। ये एक भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी था। एक मास्टर स्ट्रोक कैसे? देखिए, एक ऐसा शक्तिशाली राजा जो लगातार युद्ध जीत रहा है, वो अचानक भयंकर खून खराबे को देखकर रुक जाता है। वो समझ जाता है कि केवल सैन्य बल से इतने बड़े और विविध साम्राज्य को लंबे समय तक बांधकर नहीं रखा जा सकता। मतलब डर से आप हमेशा राज नहीं कर सकते। बिल्कुल, हथियारों से जीता गया डर कुछ समय ही टिकता है। असली जीत शांति और लोगों के दिलों को जीतने में है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। पूछिए। अगर अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था और पूरी तरह से अहिंसा और शांति का मार्ग अपना लिया था, तो उनके पड़ोसी राज्यों ने उन पर हमला क्यों नहीं किया? मतलब एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी सेना का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, वो तो बाहरी हमलों का बहुत आसान शिकार होना चाहिए ना? यही तो वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ कूटनीति काम आती है। अशोक ने अपनी सेना खत्म नहीं की थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने केवल अपनी रणनीति बदली थी। उन्होंने धम्म यानी धर्म और नैतिक नियमों का प्रचार किया। ये एक तरह की बहुत मजबूत सॉफ्ट पावर थी। सॉफ्ट पावर, जैसे आज के समय में सांस्कृतिक प्रभाव होता है। बिल्कुल, उन्होंने अपने विचारकों और दूतों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा। जब आप दूसरे देशों के साथ गहरे सांस्कृतिक और वैचारिक संबंध बना लेते हैं तो युद्ध की संभावना वैसे ही कम हो जाती है। बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों ने जो ज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाया था, अशोक ने उसे एक राज्य की नीति बना दिया। क्या बात है। भारत ने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि दूसरों की जमीन पर कब्जा कैसे किया जाए, बल्कि ये सिखाया कि अपने भीतर के अंधकार को कैसे जीता जाए। ये सच में एक अद्भुत तंत्र है जहां विचार हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटें और थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचें। हाँ, बताइए। इस तरह के गहरे दर्शन, कला और इतने बड़े साम्राज्यों के लिए समाज के पास खाली समय होना बहुत जरूरी है ना? जाहिर सी बात है। अगर इंसान दिन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के खाने का इंतजाम करने में लगा रहेगा तो वो दर्शन शास्त्र या सॉफ्ट पावर के बारे में कैसे सोचेगा? ये जो महान वैचारिक समाज बना,
इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से ही हुई होगी। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। हम अक्सर महान राजाओं की चकाचौंध में भूगोल और अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से वैदिक काल की जीवन शैली का विश्लेषण करते हैं। अगर हम शुरुआती ऋग्वैदिक काल को देखें तो उस समय कोई बड़े बड़े राज्य, महल या विशाल सेनाएं नहीं थीं। लोग कबीलों में बटे हुए थे। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि शुरुआती जीवन बहुत सरल था। और सबसे अहम बात, उस समय की अर्थव्यवस्था खेती पर नहीं बल्कि पशुपालन पर आधारित थी। पशुपालन यानी गाय और भेड़ बकरियां चराना। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझना है कि उस समय जमीन को संपत्ति क्यों नहीं माना जाता था। मतलब आज के समय में हर कोई जमीन खरीदना चाहता है, रियल एस्टेट से बड़ा तो कोई निवेश ही नहीं माना जाता। हाँ, आज तो जमीन ही सब कुछ है। तो उस दौर में केवल गायों को ही संपत्ति का असली पैमाना क्यों माना गया, जमीन क्यों नहीं? इसका सीधा संबंध भूगोल और उस समय की तकनीकी सीमाओं से है। देखिए, जिस जमीन पर आज हम बड़ी बड़ी इमारतें और खेत देखते हैं, उस समय वहां उत्तर भारत में घने और भयंकर जंगल हुआ करते थे। ओह! आपके पास केवल तांबे या कांसे के कमजोर औजार हैं, जिनसे उन विशाल जंगलों को काटना लगभग असंभव था। और जब तक जमीन साफ नहीं होगी, आप खेती कैसे करेंगे? समझ गई। बिना खेती के जमीन का कोई आर्थिक मूल्य ही नहीं है। वो सिर्फ एक खाली जंगली जगह है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और उससे भी बड़ी बात, कबीले हमेशा घूमते रहते थे। जब कोई समाज एक जगह से दूसरी जगह चारे की तलाश में जा रहा हो, तो वो अपनी जमीन को अपने साथ बांध कर तो नहीं ले जा सकता। हाँ, जमीन तो वही रह जाएगी। जमीन एक तरह का बोझ या लायबिलिटी थी, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए आपको वहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे में केवल पशु ही एक ऐसी संपत्ति थे जो उनके साथ चल सकते थे, जिनके पैर थे। हाँ, खतरे के समय में आप अपनी गायों को हाँक कर किसी भी सुरक्षित जगह ले जा सकते थे। मतलब उस समय की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मोबाइल थी। हाँ, एकदम मोबाइल। और सबसे बड़ी बात, पशु एक ग्रोइंग एसेट यानी समय के साथ बढ़ने वाली संपत्ति थे। गाय दूध देती थी और समय के साथ उनकी संख्या भी बढ़ती थी। बिल्कुल, जिस कबीले के पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही शक्तिशाली। यहाँ तक कि उस समय जो युद्ध होते थे, वो भी जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए लड़े जाते थे। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये जो पूरा खाना बदोश और पशुपालन वाला समाज था, वो अचानक से खेतों और स्थायी बस्तियों में कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि इंसानों ने घूमना छोड़ दिया और एक जगह टिक कर रहने लगे? यही तो वो मोड़ है। हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा आविष्कार था। एक ऐसा आविष्कार जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। और वो महान परिवर्तन था लोहे की खोज। लोहा। लगभग 1000 ईसा पूर्व इंसान ने लोहे को पिघलाना और ढालना सीख लिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस एक धातु ने इंसान और प्रकृति के बीच का पूरा संतुलन ही बदल दिया। कैसे? मतलब लोहे ने ऐसा क्या कर दिया जो तांबा या पत्थर नहीं कर पाए? देखिए, तांबा एक मुलायम धातु है, उससे आप घने जंगलों के मोटे पेड़ नहीं काट सकते। लेकिन लोहे की कुल्हाड़ी ने उन भयंकर जंगलों को काटना मुमकिन बना दिया। जब जंगल कटे तो जमीन साफ हुई और फिर लोहे के फाल वाले हलों ने गंगा के मैदानों की उस सख्त और बेहद उपजाऊ मिट्टी को चीरना शुरू किया, जिसे पहले कोई तैयार नहीं कर पाया था। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में फिर से एक आधुनिक एनालॉजी आ रही है। बताइए। अगर मैं लोहे की खोज की तुलना इंटरनेट के आविष्कार से करूं तो? इंटरनेट कैसे? जैसे इंटरनेट आने से पहले हम चिट्ठियां लिखते थे, सब काम बहुत धीमी गति से होता था। लेकिन इंटरनेट ने आते ही हमारे काम करने की गति और क्षमता को हजारों गुना बढ़ा दिया, इंसान की पहुंच का विस्तार कर दिया। हाँ, ये तो है। बिल्कुल वैसे ही प्राचीन काल में लोहे ने इंसान की शारीरिक क्षमता और प्रकृति पर उसके नियंत्रण को रातों रात ऐतिहासिक पैमाने पर बढ़ा दिया। यह तुलना हालात की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह समझाती है। लोहे ने जो किया वो केवल एक नई तकनीक का आना नहीं था, वो एक संपूर्ण आर्थिक क्रांति थी। जब लोहे के हलों से खेती शुरू हुई तो जमीन से इतना अनाज पैदा होने लगा जितना उन कबीलों की रोजमर्रा की जरूरत से कहीं ज्यादा था। यानी अतिरिक्त उत्पादन, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में सरप्लस कहते हैं, जरूरत से ज्यादा अनाज का पैदा होना। बिल्कुल। और इतिहास का एक बहुत ही अटल नियम है, जैसी अर्थव्यवस्था वैसी राजनीति। ये बहुत गहरी बात है। जब आपके पास सरप्लस अनाज होता है तो समाज में हर व्यक्ति को खेत में काम करने की जरूरत नहीं होती। अब कुछ लोग कुम्हार बन सकते हैं, कुछ लोग कपड़े बुन सकते हैं और कुछ लोग व्यापारी बन सकते हैं। समाज में एक ठहराव आता है,
लोग एक जगह पक्के घर बनाकर रहने लगते हैं। और यहीं से उस व्यवस्था का जन्म होता है जिसे हम आज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राजनीति और टैक्स। बिल्कुल सही। ऋग्वैदिक काल में जब लोग कबीलों में रहते थे तब कोई नियमित टैक्स सिस्टम नहीं था। अच्छा, कोई टैक्स नहीं था? नहीं, कबीले का सरदार भी आम लोगों जैसा ही होता था। लोग अपनी मर्जी से उसे कुछ भेंट दे देते थे, जिसे उस समय बलि कहा जाता था, जो एक तरह का स्वैच्छिक उपहार था। हाँ, लेकिन जब लोहे की वजह से खेती बढ़ी और सरप्लस अनाज आने लगा तो राजा ने उस अनाज पर अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और वो हिस्सा देना अब अनिवार्य हो गया था। यहाँ मैं थोड़ा सवाल करना चाहूंगी। पूछिए। क्या ये महज सत्ता का लालच नहीं था? मेरा मतलब है, क्या राज्य या राजनीति का जन्म केवल किसानों की मेहनत से पैदा हुए इस अतिरिक्त अनाज को लूटने या उसे नियंत्रित करने के लिए हुआ था? सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन अगर हम इसे केवल लूट या नियंत्रण के चश्मे से देखेंगे तो हम उस समय की सामाजिक जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब एक ही जगह पर हजारों लोग टिक कर रहने लगे तो समाज बहुत जटिल हो गया। अब आपके पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम हैं, उन गोदामों की सुरक्षा कौन करेगा? जाहिर है, गार्ड्स चाहिए। जब लोगों के बीच जमीन को लेकर झगड़े होंगे तो न्याय कौन करेगा? सड़कों और जल निकासी की व्यवस्था कौन बनाएगा? यानी एक बड़े और जटिल समाज को अराजकता से बचाने के लिए प्रशासन की जरूरत थी। बिल्कुल, प्रशासन एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया था। उस बड़े समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपना पूरा समय केवल व्यवस्था देखने का काम करें। और उन फुल टाइम प्रशासकों और सैनिकों को वेतन कहाँ से मिलता? उसी सरप्लस अनाज से, जिसे टैक्स के रूप में इकट्ठा किया जाता था। इस तरह छोटे छोटे कबीले मिलकर जनपद बने और जनपदों ने मिलकर महाजनपद या बड़े साम्राज्यों का रूप लिया। ये एक बहुत ही स्पष्ट श्रृंखला है। मतलब लोहा आया, खेती बढ़ी, सरप्लस अनाज पैदा हुआ, उस अनाज को संभालने के लिए प्रशासन बना और प्रशासन से विशाल राज्य खड़े हुए। बिल्कुल। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इसी दौर में सत्ता को संतुलित रखने के लिए लोकतंत्र के शुरुआती बीज भी बोए गए। सभा और समिति जैसी संस्थाएं बनी जहां लोग इकट्ठा होकर नीतियां तय करते थे। हाँ, ये उस समय के समाज की परिपक्वता को दर्शाता है। सत्ता को बेलगाम होने से रोकने के लिए चर्चा और संवाद का मंच तैयार किया गया। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, क्या? वो ये है कि इन जटिल होती राजनीतिक व्यवस्थाओं, इन सभाओं और समितियों को चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो बहुत गहराई से चीजों का विश्लेषण कर सकें, जो दूरदर्शी हों। और यहीं पर समाज में शिक्षा का असली और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने आता है। शिक्षा। अगर हम आज की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे, एक सुरक्षित करियर, एक अच्छी नौकरी या बस पैसे कमाना। हाँ, आज का हमारा नजरिया बहुत सीमित हो गया है, लेकिन प्राचीन भारत में गुरुकुलों में बरसों बिताने का उद्देश्य किसी दरबार में क्लर्क की नौकरी पाना नहीं था। तो फिर क्या था? उस समय शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था एक जिंदा दिमाग तैयार करना। एक जिंदा दिमाग। ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो मुझे एक कंप्यूटर में कोई खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसी लगती है। हाँ, सॉफ्टवेयर। हाँ, मतलब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके दिमाग में मेडिकल या इंजीनियरिंग का एक खास कोडिंग या सॉफ्टवेयर डाल देते हैं ताकि वे जिंदगी भर बस वही एक काम कर सकें, एक रोबोट की तरह। हाँ, ये तो सच है। लेकिन जब मैं प्राचीन शिक्षा के बारे में पढ़ती हूँ तो लगता है कि वे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे थे, वे तो इंसान के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड कर रहे थे। बहुत ही शानदार विचार है ये, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना। असल में जब आप किसी को केवल एक कौशल या स्किल सिखाते हैं तो वो एक मशीन की तरह काम करता है, लेकिन जब आप उसकी सोचने की क्षमता, उसकी तर्क शक्ति और नैतिकता को विकसित करते हैं तो आप उसे एक स्वतंत्र इंसान बनाते हैं। एक जिंदा दिमाग। हाँ, एक ऐसा जिंदा दिमाग जो किसी भी नई चुनौती का सामना कर सकता है, जो सही और गलत के बीच का बारीक फर्क समझ सकता है, क्योंकि अंततः एक महान समाज का निर्माण आदेश मानने वाली मशीनों से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचने वाले नागरिकों से होता है। और यही वो आज़ादी है, यही वो वैचारिक शक्ति है जिसने इस धरती पर इतने महान विचारकों को जन्म दिया।
तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इतिहास केवल राजाओं की जन्म और मृत्यु की तारीखें नहीं है। ये मानव सभ्यता के विकास, उसकी गलतियों और उसके परिवर्तन की एक निरंतर कहानी है। जब हम ये समझते हैं कि भूगोल ने हमारे पूर्वजों का जीवन कैसे तय किया, लोहे ने कैसे अर्थव्यवस्था बदली और अर्थव्यवस्था ने कैसे राजनीति को आकार दिया, तब हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहे होते, हम आज के अपने समाज की बनावट को समझ रहे होते हैं। खुद को समझना ही इतिहास को समझने का असली नाम है। क्या बात है! इतिहास कोई मरा हुआ विषय नहीं है, ये तो हमारे वर्तमान का ही एक विस्तारित रूप है। आज हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले लोहे की एक साधारण सी खोज ने जंगलों को काटा, खेतों को जन्म दिया, अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दिया, और फिर उसी बदली हुई अर्थव्यवस्था ने राजनीति, टैक्स और पूरे समाज को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। बिल्कुल। तो जाते जाते अपने आसपास देखिए और सोचिए, बस एक पल के लिए सोचिए, आज के इस आधुनिक समय में ऐसा कौन सा नया लोहा या ऐसी कौन सी नई तकनीक है जो बिल्कुल हमारी नजरों के सामने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बदल रही है? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? क्या वो डेटा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये नई तकनीक हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देगी तो क्या ये बहुत जल्द हमारी पूरी राजनीति और हमारे समाज को भी हमेशा के लिए पलट कर नहीं रख देगी? और क्या हम एक समाज के रूप में उस विशाल परिवर्तन के लिए आज तैयार हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी गहरे और उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस गहन वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और हमेशा की तरह सोचते रहिए।